नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूँ। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं संदीप यादव, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। क्यों महायुति गठबंधन में दरार पड़ गई है? क्या कारण है कि महाराष्ट्र बीजेपी के हाथों से फिसलता नजर आ रहा है? महाराष्ट्र में बीजेपी बिखरती हुई नजर आ रही है और उसका गठबंधन, महायुति गठबंधन, बिखरता हुआ नजर आ रहा है। इन सब मुद्दों पर आज बात करेंगे। आज का जो डेवलपमेंट है उसमें महायुति गठबंधन के मेन घटक दल जो 56 विधानसभा सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रवादी पार्टी, अजीत पवार गुट, अजीत पवार ने कहा है कि कटेंगे और बटेंगे, ये हमारा नैरेटिव नहीं है। हम महाराष्ट्र की जमीन है, ये उत्तर प्रदेश नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में नारा और विचार काम कर सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में ये नारा और विचार काम नहीं करता है। महाराष्ट्र की जमीन जो है वो सामाजिक न्याय की जमीन रही है, महापुरुषों की जमीन रही है। संत ज्ञानेश्वर से लेकर तुकाराम, नामदेव, टुकड़ोजी महाराज, गाडगे महाराज, महात्मा फुले, बाबा आमटे और तमाम लोगों की ये भूमि रही है जहां हमेशा प्रगतिशील बातें हो रही हैं, होती रही हैं। और ऐसी स्थिति में यहाँ कटेंगे और बटेंगे की विचारधारा को हमारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और इस स्टेटमेंट के बाद से जो दरार महायुति के भीतर है वो स्पष्ट दिखने लगी है, क्योंकि बीजेपी का मुख्य जो नैरेटिव है वो है पोलराइजेशन हिंदू मुसलमान के नैरेटिव के तहत, और वोट जिहाद का नारा दिया देवेंद्र फडणवीस ने। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में वोट जिहाद हो रहा है। वो इसी नैरेटिव पर चल रहे थे, लेकिन अजीत पवार ने आज अपनी लाइन साफ कर दी और उन्होंने कहा है कि हम इस नैरेटिव को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हम इसको नहीं मानते हैं। ये छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज के राष्ट्रवाद वाली जमीन है, ये महात्मा फुले को मानने वाली जमीन है। यहाँ इस तरह के काटने और बांटने वाली बातें नहीं चलने वाली है। और इसके साथ ही पता चलने लगा है कि जो महायुति गठबंधन है उसमें बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट और राष्ट्रवादी पार्टी अजीत पवार गुट, तीनों के बीच में सब कुछ सही नहीं है। और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के कमजोर होती हुई जमीन को भी बता रहा है। बीजेपी ने बहुत अच्छे ढंग से ये प्लान किया था कि हम इस चुनाव में कहीं ना कहीं एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में बनकर उभरेंगे और हमको सरकार बनाने के लिए न्योता दिया जाएगा राज्यपाल के द्वारा और हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके सरकार बना लेंगे। उनके कई नेता इस तरह के बयान दे भी रहे थे। पीयूष गोयल ने कहा कि चुनाव के बाद शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट हमारे साथ आ सकता है, जबकि हकीकत में उद्धव ठाकरे गुट की ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। तो इस तरह के बयान ये बताते हैं कि उन्होंने अपनी बातचीत का जो विकल्प था वो खुला रखा। हालांकि उद्धव ठाकरे अब किसी भी स्थिति में बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, ये भी एक सच है। और ऐसी स्थिति में बीजेपी ये बता रही है कि वो हार की हताशा से भयभीत हो गई है और अजीत पवार को भी लग गया है कि इस तरह की राजनीति से उनका जो राजनीतिक भविष्य है वो आगे नहीं जाएगा, क्योंकि हिंदुत्व का दर्शन है या जो नैरेटिव है वो कभी उनकी राजनीति नहीं रही है। तो इस स्थिति में अगर देखा जाए अभी तो बीजेपी बहुत अब जो संघर्ष था महाराष्ट्र का उसमें थोड़ा थोड़ा पिछड़ रही है। हालांकि जो लोकसभा चुनाव हुआ 2024 का, जिसके परिणाम मई में आए थे, उसमें जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें 150 सीटों पर महाविकास आघाड़ी आगे था और बीजेपी का जो गठबंधन था वो 128 सीटों पर आगे था। हार थी उसमें, लेकिन
जो नैरेटिव बनाने का क्रम था उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं लगातार काम कर रही थी। उनका बूथ का मैनेजमेंट, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनका जो संगठन है आरएसएस, वो लगातार उनके लिए जमीन तैयार कर रहा था। लेकिन स्थिति ये है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत अच्छी शुरुआत करती है और वो फिनिशिंग उस तरह से नहीं कर पाती है जिस तरह से उसे करना चाहिए, उसकी कमजोरी रही है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने भी एक कम से कम तय कर लिया है कि वो उनके कटेंगे और बटेंगे के नैरेटिव के चक्कर में नहीं फंसने वाले हैं। वो अ, उनके देश को बांटने वाले नैरेटिव में नहीं फंसने वाले हैं। वो अपने जो उनका आधार है राजनीति का, जो उनका नैरेटिव है, जो उनकी गारंटीज हैं, उस पर बात करेंगे। राह राहुल गांधी नागपुर गए थे, मुंबई गए थे और उन्होंने हर जगह अपनी गारंटीज की बात की है। उन्होंने हर जगह जातिगत जनगणना की बात की है और अपनी बातों पर वो स्पष्ट हैं। उन्होंने साफ-साफ कहा कि हम आर्थिक न्याय करेंगे। हम का मतलब कि कांग्रेस, अ, शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप गुट और नेशनलिस्ट कांग्रेस शरद पवार गुट, ये तीनों एक साथ महाविकास आघाड़ी बनाते हैं। ये इसके घटक दल हैं। ये बात कर रहे हैं कि हम महाराष्ट्र निर्माण में जोर देंगे। यहाँ से कोई भी प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गुजरात नहीं ले जाया जाएगा। महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में बनेगा। यहाँ किसी की भी अस्मिता को कोई ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। हिंदू और मुसलमान सब साथ मिलकर काम करेंगे और महाराष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। वो अ, किसी भी तरह के इस तरह के सांप्रदायिक राजनीति में नहीं पड़ने वाले हैं जिससे महाराष्ट्र पीछे जाए। इन सब जो नैरेटिव है उसके उसके खिलाफ जो बीजेपी का नैरेटिव है वही है लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद और हिंदू मुसलमान। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां गए और उन्होंने कहा कि न कटेंगे न बटेंगे। और भी इनके नेताओं ने कहा कि आ, नेक रहेंगे, एक रहेंगे, यही इनका नैरेटिव है। ये बात नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने हालांकि स्कीम 3 महीने पहले शुरू की है, आ, माझी लड़की वाहिनी योजना, जिसमें इन्होंने 2.5 करोड़ महिलाओं को जो 21 साल से 65 साल की हैं उनको 1500 रुपए उनके अकाउंट में देने की शुरुआत की है। 3 महीने तक उनको भेजा भी जा चुका है पैसा और अभी भी जो पैसा आने वाला है वो भेजा जाएगा। लेकिन क्या महाराष्ट्र की जनता इस तरह की स्कीम से प्रभावित होने वाली है? बीजेपी ने एक और काम किया कि जहां वो महाराष्ट्र में जो कामगार महिलाएं हैं जो 55 साल से ज्यादा उम्र की हो गई हैं, उनका एनरोलमेंट किया गया। जो घरेलू कामगार महिलाएं जो घरों में काम करती हैं, उनका रजिस्ट्रेशन किया गया और उनको बर्तन का सेट दिया गया है। ऐसा बताया जाता है कि जो बर्तन का सेट है वो भी बहुत ही कॉस्टली है और अच्छी क्वालिटी का है और वो माने एक ऐसा सेट है जिससे वोटर प्रभावित हो सकता है। ये किया गया है। और बीजेपी जो है वो तमाम विकास की बातें कर रहे हैं लेकिन जनता का उनसे कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि हर स्तर पर चाहे युवा हो वो बेरोजगारी की वजह से हताश है। किसान, चाहे वो प्याज के किसान हो या फिर कपास के किसान हो या फिर सोयाबीन के किसान हो, ये सभी बहुत ही परेशान है। हालत तो ये है कि कुछ फसलों को तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे बेचना पड़ रहा है किसानों को और इससे वो बहुत ही आहत हैं, बहुत ही परेशान हैं। तो इस सरकार ने कहीं कोई ध्यान नहीं दिया, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, या फिर व्यापार हो। व्यापार की भी स्थिति बहुत ही खराब है। महाराष्ट्र में अम, अम, से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो उद्योग हैं, उनको गुजरात ले जाया गया है, जिसकी वजह से लोगों में रोष है और गुस्सा है। बीजेपी ने भी जो बातें कही थी कि हम मराठा अ, समाज को भी रिजर्वेशन देंगे, सम्मान देंगे, उस बात पर भी वो खरी नहीं उतरी। उसने उन लोगों के साथ, उन तबकों के साथ भी न्याय नहीं किया। मनोज जरांगे पाटिल जो मराठवाड़ा के बीड से आते हैं, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के बीड से आते हैं, रहते वो जालना में हैं, उन्होंने कई आंदोलन किए। उन्होंने 6 भूख हड़तालें की, जिसमें पिछली जो भूख हड़ताल थी वो 17 सितंबर 2024 को की गई और उन्होंने कई भूख हड़तालों में यही मांग रखी कि मराठा समाज को रिजर्वेशन दिया जाए। लेकिन हकीकत ये है कि मराठाओं को रिजर्वेशन देने के लिए बीजेपी द्वारा संचालित सरकार या बीजेपी के नेतृत्व में चल रही महाराष्ट्र की सरकार ने जस्टिस संदीप शिंदे कमेटी बनाई और उनको जिम्मेदारी दी कि वो महाराष्ट्र में मराठाओं और कुंभी मराठाओं के ऐतिहासिक जो उनका संबंध रहा है उसको खोज कर और उनको कुणबी मराठा या ओबीसी का सर्टिफिकेट जारी करें।
हालांकि इस कमेटी ने ये कितना काम किया अभी तक तो नहीं मालूम है, लेकिन ये हो नहीं पाया। और इससे सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ, विदर्भ में कुणबी मौत है, और कुणबी पहले से ही ओबीसी की लिस्ट में आते हैं। और कुणबियों में एक असुरक्षा भी बैठ गई, और जो पहले से एक ओबीसी समाज रहा है महाराष्ट्र में, वो भी असुरक्षित हो गया, क्योंकि उनके लोगों को अभी रोजगार में कोई खास हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं मिली है, और उनकी स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि 27% का जो रिजर्वेशन है उसमें पहले ही केंद्र के लेवल पर 22% से ज्यादा नहीं भरा है। ग्रुप ए, बी, सी, डी की नौकरियों को मिला दें तो भी ग्रुप ए की नौकरियों में तो केवल 15% के आसपास ही भर पाया है। ऐसी स्थिति में ओबीसी भी नाराज हैं, क्योंकि स्टेट के लेवल पर भी कितनी नौकरियां भरी हैं इसका कोई क्लियर डेटा नहीं है। लेकिन ये तो तय है कि वो 22% से ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो ओबीसी में पढ़ सकता है उसके साथ क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, वो क्रीमी लेयर में आता है, मतलब ओपन कैटेगरी का हो जाता है, और जो माने जनरल कैटेगरी का हो जाता है, और जो नहीं पढ़ सकता है वो ओबीसी में आता है, जिसके पास आर्थिक स्थिति नहीं है बहुत दूर बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन लेने की, वो ओबीसी में आता है। और इसकी वजह से जो ओबीसी की बड़ी आबादी होने के बावजूद भी उसका जो रिजर्वेशन आधा से भी कम मिला हुआ है वो भी भर नहीं पाया है अभी तक। अब वैसे मैं दर्शकों को बता दूं कि मंडल कमीशन के लागू होने से पहले उनका नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन 5% था। तो ओबीसी वर्ग भी बहुत ही ठगा महसूस कर रहा है। उसको लग रहा है कि अरे ये अगर मराठा समाज के लोगों को इसमें एंट्री दे देंगे तो फिर हमारा क्या होगा। वैसे ही मराठा एक बहुत ही डोमिनेंट कास्ट ग्रुप है, आइडेंटिटी है महाराष्ट्र में, जो पूरे समाज को कंट्रोल करती है। भले वो नौकरियों में शिक्षा में कितना हो, ये तो जातिगत जनगणना और एक तरह की सेंसस से ही पता चल पाएगी, ऑडिटिंग से ही पता चल पाएगी, लेकिन जो भी उनका सोशल डोमिनेंस बहुत है, और उस डोमिनेंस से कहीं ना कहीं ओबीसी तबका भी सफोकेटेड फील कर रहा है, दमित महसूस कर रहा है। और इसकी वजह से जो ट्रेडिशनल वोटर हुआ करता था, बीजेपी का सबसे बड़ा वोटर ओबीसी हुआ करता था, वो उससे दूरी बना चुका है। अब कांग्रेस के ऊपर है, कांग्रेस का जो गठबंधन है महाविकास आघाड़ी की, वो कितना अपनी पैठ बना पाता है ओबीसी में। इसी क्रम में राहुल गांधी ने तमाम ओबीसी के लोगों के बीच में बातचीत की है, कई मीटिंग्स को भी संबोधित किया है, और इससे उनकी पैठ बन रही है। ओबीसी के लोगों में एक आशा जग रही है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभर रहे हैं, सच्चे व्यक्ति के, जो कहीं ना कहीं लोगों को अपील कर रहे हैं, और वो कास्ट सेंसस करा सकते हैं, और कास्ट सेंसस कराते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि एक आंकड़ा निकल के आएगा कि किस कम्युनिटी के लोग कितने मार्जिनलाइज्ड हैं। उसके बाद उन कम्युनिटीज को उसी अनुपात में रेमेडी ऑफर की जाएगी, जिससे उन कम्युनिटीज का, उन कास्ट ग्रुप्स का उपचार हो सके, सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान का रास्ता तैयार हो सके, एक ब्लूप्रिंट तैयार की जा सके। तो ये सब कुछ राहुल गांधी जब कह रहे हैं तो वो बहुत लोगों को अपील कर रहे हैं, और राहुल गांधी बेसिकली इस मसले पर लोगों को अपील भी कर रहे हैं, और वो कहीं सच्चे भी नजर आते हैं बीजेपी की तुलना में। बीजेपी वही पार्टी है जिसने 2018 में पार्लियामेंट में कहा था कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे, और उसके बाद वो मुकर गई, और वो उल्टे जो प्रधानमंत्री हैं वो महाराष्ट्र की सभाओं में कह रहे हैं कि कांग्रेस देश को जाति पाति के नाम पर बांट रही है। उनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस कैसे देश को जाति पाति के नाम पर बांट रही है, अगर बांट रही है तो कैसे बांट रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जातियों के आधार पर टिकट अगर बांटती है भारत में तो वो है भारतीय जनता पार्टी। सबसे ज्यादा अगर भारत में जाति के आधार पर समीकरणों को साधने में कोई पार्टी अगर लगी है जब से वो अस्तित्व में आई है, वो है भारतीय जनता पार्टी। आप उसके जो अलाई पार्टियां हैं उनके आंकड़ों को उनको उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे साधते हैं इन जाति समूहों को किसी भी प्रदेश में। जैसे गुजरात में कोहली एक बहुत बड़ा वोटर है, तो उन्होंने एक सिंबॉलिक प्रेजेंस और सिंबॉलिक पॉलिटिक्स करने के लिए उत्तर प्रदेश से रामनाथ कोविंद जो कोहली समाज से आते हैं उनको उठा के प्रेसिडेंट बनाया। हालांकि रामनाथ कोविंद जी उत्तर प्रदेश में उनकी जो जाति है वो शेड्यूल कास्ट में आती है, जबकि गुजरात में वो ओबीसी में है। तो कुल मिला के ये कहना है कि महाराष्ट्र में ओबीसी जो तबका है वो भी भयानक ढंग से नाराज है, लेकिन कांग्रेस उसको कितना साध पाएगी ये सबसे बड़ा सवाल है। वो कितना पैठ बना पा रही है, साध पा रही है,
ये आने वाला वक्त बताएगा, 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन महाराष्ट्र में मराठा भी नाखुश हैं, ओबीसी भी नाखुश हैं, दलित भी नाखुश हैं, आदिवासी भी नाखुश हैं। आदिवासियों के नाखुश होने का जो एग्जाम्पल है वो साफ-साफ है। 2014 और 19 में 4 लोकसभा सीटों में बीजेपी चारों जीती थी, लेकिन 2024 में वो 3 हारी है और 1 जीती है। ये बताता है कि आदिवासियों ने बीजेपी के गठबंधन को डिस्क्रेडिट कर दिया है। जिस तरह से चोर दरवाजे से उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़कर महाराष्ट्र में सरकार बनाई गई थी, उससे भी कहीं न कहीं मराठी अस्मिता को चोट पहुँची है और लोगों ने, जो यहाँ तक कि बीजेपी के भी समर्थक हैं, उन्होंने क्षमा करिए, उन्होंने ये इस बात को कभी इसका स्वागत नहीं किया कि बीजेपी ने उन पार्टियों को तोड़ के जो मराठी अस्मिता के की वजह से अस्तित्व में आई थी, उनको तोड़ के अपनी सरकार बनाई। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसका इनविजिबल प्रेजेंस है, जो दिखता नहीं है, लेकिन वो कहीं न कहीं लोगों को प्रभावित कर रहा है। दूसरा जो मसला है वो है प्रोजेक्ट्स का चला जाना, बेरोज़गारी का बढ़ना, किसानों की बदहाली, किसानों की आत्महत्या, ये सब स्थितियाँ हैं जिसकी वजह से लोग वहाँ बहुत परेशान हैं। और मैंने आपको बताया कि कहावत है महाराष्ट्र में कि प्याज वहाँ कटने से पहले ही लोगों को रुलाती है। प्याज का बहुत बड़ा उत्पादन करता है पूरा महाराष्ट्र, उसको मराठी में कांदा कहते हैं। प्याज कटने से पहले क्यों रुलाती है लोगों को? क्योंकि किसान हैं, अगर आप प्रोडक्शन करते हैं और दाम नहीं बढ़ता है तब आप रोते हैं। अगर आप उपभोक्ता हैं, कंज़्यूमर हैं और दाम बढ़ता है तो भी आप रोते हैं, क्योंकि आपकी जो अर्थव्यवस्था है, जो आपकी घरेलू व्यवस्था है, उसको भी वो कहीं न कहीं प्रभावित करती है। तो महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो भारत में एक समय अ, कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता था। कपड़ा मिलें बंद हो गईं और जो भी उद्योग थे वो भी कमतर होते गए। जीएसटी ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। भारत की जो आर्थिक राजधानी है मुंबई, सुकेतु मेहता की एक किताब है द मैक्सिमम सिटी, मुंबई के ऊपर में। शहर कैसे निर्माण करते हैं अपने सारी सांस्कृतिक पहचानों का, वो किताब उसका पूरा बेहतर ढंग से ज़िक्र करती है। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में जो महाविकास अघाड़ी है, वो कहीं न कहीं एक एज बना रहा है अब, जब खास करके बीजेपी कहीं न कहीं लड़खड़ा रही है। बीजेपी कहीं न कहीं बिखरती हुई नज़र आ रही है। बीजेपी ने जिस तरह से अजीत पवार को एक एक्स्ट्रा बैगेज के रूप में ट्रीट किया, अब अजीत पवार भी अपनी राजनीति कर रहे हैं और उस राजनीति से इस गठबंधन के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जो उसका भविष्य है, उस पर असर पड़ रहा है। और ऐसा ही रहा तो कहीं ये भी हो सकता है कि जो इंडिया गठबंधन है वो पूर्ण बहुमत में आ जाए। हालाँकि स्पष्ट ढंग से वो पूर्ण बहुमत में दिख रहा है कहीं न कहीं। अ, महाराष्ट्र में 11.5% मुसलमान हैं, 11% के आसपास दलित हैं, 9% आदिवासी हैं और 38% ओबीसी हैं, जिसमें एक बड़ी आबादी कुनबियों की है, मालियों की है और तेलियों की है। और उसके बाद जो मराठा आबादी है उसको कहा जाता है कि वो कहीं मराठा इंक्लूडिंग कुणबी मराठा वो 31% के आसपास हैं। तो इस तरह से उसके बाद जितनी भी जो आबादी बचती है, वो अपर कास्ट आबादी है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अ बीजेपी ने बहुत सारे जातीय समीकरण बनाए थे, ग्रुप बनाए थे। उसने जैसे एक बना रखा था माधव, जिसमें उसने माली, धनगर और वंजारा कम्युनिटीज़ को जो मतलब अ, उनको जोड़कर, उनके भीतर काम करके इस समीकरण को बनाया था, क्योंकि इन जातियों का ओबीसी में कुणबियों की तुलना में कुणबी सबसे बड़ी जाति है, उसके बाद माली, धनगर और वंजारा वहाँ अच्छी खासी संख्या में हैं और बीजेपी ने इसको महसूस किया था और उसने इसमें काम किया है। सबसे बड़ी बात ये है कि माली कम्युनिटी से आते थे महात्मा ज्योतिबा फुले, लेकिन बीजेपी अपने नैरेटिव से उसके एक अच्छे खासे वोट बैंक को इस माधव समीकरण में शामिल करने में सफल रही है, क्योंकि उनका जो मैकेनिज़्म है, वो बहुत ही मजबूत है। हालाँकि जो वैचारिक प्रभाव है महात्मा फुले का वो भी बहुत गहरा है। लेकिन बीजेपी लगातार अपने संगठनों, चाहे वो उसका पैतृक संगठन अ अ, आरएसएस हो, ये लगातार काम करते रहे हैं लोगों के बीच में और उनको कन्विंस करते रहे हैं। तो इस तरह से वो समीकरण है, एक समीकरण डीएमके भी माना जाता है, अ, जिसको अ, उम दलित, मराठा, कुणबी इसको इस तरह से जोड़ के और उसका भी एक समीकरण बनाया था कांग्रेस ने। तो कुल मिला के
ये जो स्थितियां, चाहे वो मराठवाड़ा हो, चाहे वो पश्चिम महाराष्ट्र हो, चाहे वो विदर्भ हो, चाहे वो मुंबई का इलाका हो, चाहे वो कोंकण का इलाका हो महाराष्ट्र में, सारी जगहों पर बहुत ही इंटेंस लड़ाई है, बहुत ही जोरदार लड़ाई है। संघर्ष बहुत ही तेज है और महाविकास आघाड़ी ने पिछले चुनाव में एक एज बनाई थी और ये भी हकीकत है कि जो बीजेपी है आज तक महाराष्ट्र में वो 28% से ज्यादा वोट कभी नहीं ला पाई है। इसलिए बीजेपी कहीं ना कहीं सशंकित है, कहीं ना कहीं वो इस बात को समझती है कि अकेले महाराष्ट्र के चुनाव को पार करना बहुत मुश्किल है और खास करके जब इस नैरेटिव के से अलग कोई नैरेटिव जब वो नहीं बना पा रही है तो कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी से वो पीछे छूटते हुए नजर आ रही है। जिस मेच्योर ढंग से महाविकास आघाड़ी ने अपने भीतर के तीनों पार्टियों के बीच में टिकट का बंटवारा किया और कुछ एक जगहों पे उनकी पार्टी के भीतर के चुनाव के टिकटों का वितरण दिक्कत वाला हो सकता है, लेकिन इन्होंने अपने जो डिफरेंसेस थे उसको बहुत ही परिपक्व ढंग से निपटाया और उस पर वो आगे बढ़ते रहे हैं और इसकी वजह से उनको एक एज दिखती है। अब ये चुनाव के ठीक पहले तक महाविकास आघाड़ी कैसे मैनेजमेंट कर पाएगा, कैसे अपने वोटर्स को खींच लाएगा बूथ तक, ये सब वो सवाल है जिसका जवाब अभी कोई नहीं दे सकता। लेकिन कांग्रेस अगर मजबूती से अंतिम क्षण तक लड़ती है तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी को महाराष्ट्र से बाहर करने में अभी ऐसी सक्षम दिख रही है। और भी छोटी-छोटी कई पार्टियां हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है जिसके जो अध्यक्ष हैं वो राज ठाकरे हैं, लेकिन उसका केवल एक विधायक है। उसी तरह से बहुजन वंचित आघाड़ी बीवीए जिसके कर्ता धर्ता प्रकाश अंबेडकर हैं, उसको भी 2.75% ही वोट मिले थे। हालांकि वो बाबा साहब की लेगेसी को लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन वो 11% आदिवासी और 9% क्षमा करिए, 11% दलित और 9% आदिवासी और 38% ओबीसी वोटों में भी कोई पैठ नहीं बना पाए। उनको मात्र 2.75% वोट मिले थे। वो कितना इसमें कारगर हो पाएंगे, ये इस चुनाव के परिणाम के दिन देखने को मिलेगा, देखने लायक होगा। अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से, लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।